जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कुमार आशीष में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे और आप लोगों ने पिछले क्लास को बेहतरीन ढंग से कवर किए होंगे, देखे होंगे। तो आज पुनः हम उसी प्रक्रिया के दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, जिस तरह हमने देखा था कि जो हमारा मिश्रण है, मिश्रण के जो प्रकार थे दोनों, उन दोनों मिश्रण के प्रकारों को हमने पढ़ा। साथ ही साथ जो हमारा शुद्ध पदार्थ था, उन शुद्ध पदार्थों के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। अब हम लोग देखेंगे कि जो वो शुद्ध पदार्थ के जो प्रकार हैं, वो प्रकार कौन कौन से हैं। तो शुद्ध पदार्थ के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला हमारा आता है तत्व और दूसरा आता है यौगिक। पहला हमारा क्या आता है? तत्व और दूसरा हमारा आता है यौगिक। तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर तत्व किसे कहते हैं। एलिमेंट्स जो हमारा होता है वो क्या होता है। हम कह सकते हैं कि जिन पदार्थों का संगठन केवल और केवल एक या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर हुआ होता है, यानी हम कह सकते हैं जिन अणुओं का संगठन केवल और केवल एक परमाणु या फिर एक ही परमाणु के समूह से हुआ हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जबकि हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व, दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोजित होकर एक अणु का निर्माण करता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं थ्योरी के माध्यम से। जो हमारा शुद्ध पदार्थ की जो प्रकार था, इसका जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था तत्व, ठीक है। तत्व किसे कहेंगे? तुम कह सकते हैं सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। एक या एक ही प्रकार के परमाणु से बने अणु को तत्व कहते हैं। यानी कह रहा है एक या फिर एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने
अणु को हम लोग क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु, जिसको हम लोग H लिखते हैं संकेत रूप में। पुनः हम लोग हाइड्रोजन परमाणु को जब आपस में क्या करते हैं, संयोजित करवाते हैं, कि क्या बनाता है? ये हमारा बना लेता है हाइड्रोजन अणु। ये क्या बना लेता है? हाइड्रोजन अणु। ठीक इसी प्रकार हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन का एक अणु परमाणु और ऑक्सीजन की दूसरे परमाणु के साथ जब संगठित होती है, क्या करता है? यह एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण कर लेता है। और तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो हमारा पॉइंट है, यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं का ऐसा समूह जो संगठित या संयोजित होकर एक वृहत अणु का निर्माण करता हो यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। ठीक है, यानी कहता है दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं का ऐसा समूह जो संगठित होकर या फिर संयोजित होकर एक बृहत रूप से क्या करता है? अणु का निर्माण करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब हम लोग प्रयास करते हैं समझने का एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि हमारा एक हाइड्रोजन अणु है और उसको जब हम ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या हाइड्रोजन के एक अणु को ऑक्सीजन के अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या हमें प्राप्त होता है? एक हमें यौगिक प्राप्त होता है जिन्हें हम लोग जल कहते हैं। क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन हमारा क्या है? एक तत्व हो गया। ऑक्सीजन क्या है? एक हमारा तत्व हो गया। लेकिन जब ये दोनों आपस में संयोजित होती है, संगठित होती है, तो क्या करता है? एक जल का निर्माण करता है।
ये हमारा जो समीकरण तैयार हुआ है यह असंतुलित है। इसको हमने पहले क्लास में बतला चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि समीकरण को हमने किस तरह से मिनटों में संतुलित करना सिखाया है। और जब आप कुछ वीडियो को देखते हैं तो आप समीकरण को खेल खेल के माध्यम से संतुलित करना सीख जाएंगे, और यदि आप उसको एक बार देखते हैं तो दोबारा भूल नहीं सकते हैं, ये हमारा गारंटी है। तो देखते हैं, इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन को, इन समीकरण को हम लोग क्या कर दिए हैं, संतुलित कर दिए हैं। अब ये समीकरण आखिर संतुलित कैसे हुआ है, हमने यहाँ पे दो डाल दिया था और इसके आगे 2 लगा दिया, जिसके कारण हमारा क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया है। लेकिन आखिर हमने 2 क्यों लगाए हैं, ये हमने पिछले क्लास के वीडियो में बतला चुके हैं, जहां जाकर आप देख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अब हमारा जो द्रव्य होता है, द्रव्यों के गुण धर्म की बात कर लें। जो हमारा द्रव्य होता है, उन द्रव्यों के गुण धर्म की बात करते हैं। उन द्रव्यों के 2 प्रकार के गुण धर्म होते हैं। एक हमारा होता है भौतिक गुण धर्म, और दूसरा होता है रासायनिक गुण धर्म। क्या होता है, पहला हमारा होता है भौतिक गुण धर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुण धर्म। हम लोग बात करते हैं द्रव्य के गुण धर्म और मापन की, ठीक है। ये हमारा 2 पॉइंट हो गए। द्रव्य के गुण धर्म और मापन। हम लोग देखते हैं कि जो द्रव्य के गुण धर्म और मापन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा गुणधर्म होता है भौतिक और एक हमारा होता है रासायनिक। क्या होता है, एक हमारा होता है भौतिक गुणधर्म, दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। हमारी आवाज आप तक क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है, इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। ये क्या हो गए, हमारे द्रव्यों के जो गुणधर्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा भौतिक गुणधर्म, दूसरा हमारा होता है रासायनिक गुणधर्म। पहला क्या होता है, भौतिक गुणधर्म, दूसरा हमारा क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म। अब हम लोग समझते हैं आखिर भौतिक गुणधर्म जो हमारा है ये किसे कहते हैं। उसके अलावा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक गुणधर्म हमारा है, कि रासायनिक गुणधर्म किसे कहेंगे। तो भौतिक गुणधर्म के बारे में समझते हैं। तो कहता है वो गुणधर्म, यानी वे गुणधर्म जिसको हम पहचान या संगठन किए बिना, पहचाना या ना करने का अर्थ हुआ वैसा गुणधर्म जिसको ना तो हम पहचान पाते हैं ना ही संगठन कर पाते हैं, उसके बावजूद हम उसको नाप तोल पा लेते हैं ना, यानी कह सकते हैं वैसा गुणधर्म जिसे पहचान और संगठन के बिना, पहचान और संगठन के बिना देखा या मापा जाता हो, देखा या फिर मापा जाता हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक गुणधर्म कहेंगे।
पहचानते भी नहीं हैं और ना ही संगठित करते हैं, फिर भी देखते हैं और मापते हैं। तो ऐसे गुणधर्म को क्या कहेंगे? भौतिक गुणधर्म कहेंगे। फिर से समझते हैं। कहता है वैसे गुणधर्म जिन्हें पहचान और संगठन के बिना, पहचान और संगठन के बिना मापा एवं देखा जाता है, मापा एवं देखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? भौतिक गुणधर्म कहेंगे। अब हम लोग रासायनिक गुणधर्म की बात कर लें। आखिर रासायनिक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो हम लोग कहेंगे वैसा गुणधर्म जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत, रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बाद मापा जाता हो, देखा जाता हो, वैसी अभिक्रिया को या वैसे गुणधर्म को क्या कहेंगे? रासायनिक गुणधर्म कहेंगे। इसमें क्लियर है? नहीं कि जब तक इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा तब तक इसका गुणधर्म प्रकट नहीं होगा। लेकिन इसमें कह रहा है इसके गुणधर्म को ना तुम पहचान पाएंगे और ना ही संगठित कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इसको देख पाएंगे और माप पाएंगे। ठीक है, यहां तक लिखिए। अब हम लोग भौतिक गुणधर्म होते हैं और रासायनिक गुणधर्म था, इन दोनों को हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? इसकी डेफिनेशन को लगते हैं। क्या लिखेंगे? वैसा गुणधर्म वैसा गुणधर्म जिन्हें पहचान या संगठन, पहचान या संगठन के बिना मापा या देखा जाता हो भौतिक गुणधर्म कहलाता है। एक मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रंग, क्या जब हम रंग को हम देखते हैं, देखने से पहले क्या उसके गुणधर्म को हम पहचानते हैं? क्या उसको संगठन करते हैं? नहीं करते हैं। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसको देखते हैं, फिर मापते हैं। उसके अलावा हो गया गंध, अगर मान के लिए हम कहीं पे जा रहे होते हैं और वहां पर किसी चीज का गंध आती है तो क्या हम पहले उसको देखते हैं? नहीं देखते हैं ना। तो क्या होता है?
उस गंध को ना तो पहचान पाते हैं और ना ही संगठन कर पाते हैं, लेकिन जब वहां उसकी वस्तु के पास जाते हैं या उससे क्रॉस करते हैं, क्या होता है, उसकी गंध आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक अनुमान की तरह उसको मापन लगाते हैं, आंकड़ा को मापते हैं कि फलाने जगह पर बहुत सारी गंध आ रही थी, लेकिन एक दूसरी जगह पर गए थे तो बहुत ज्यादा सुगंधित वातावरण था ना। तो दोनों क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। इसके अलावा क्वथनांक, गलनांक आदि। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा इसका जो पॉइंट है, बिंदु है, वह है रासायनिक गुणधर्म। ठीक, अब रासायनिक गुणधर्म किसको कहते हैं उसको समझते हैं। तो कहते हैं वैसा गुणधर्म जो रासायनिक अभिक्रिया के साउंड क्लियर है। चलिए, क्लियर है साउंड। चलिए, इन्हें कहता है वैसा गुणधर्म जो रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन, वैसा गुणधर्म जो रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप कहता है वैसा गुणधर्म जो रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन के फलस्वरूप, या हम कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप मापा या देखा जाता हो रासायनिक रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। रासायनिक गुणधर्म कहलाता है। ये तो क्लियर है। और हम लोग इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, कि इसमें उदाहरण आ जाएगा जैसे अम्लता, जो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। क्षारीयता, यह भी क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। भस्मीयता, ना, ये सारे किसके कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग के कारण होता है। ठीक, ये सारे पॉइंट हो गए। अब हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत। क्या आता है, द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्य संरक्षण
का सिद्धांत। क्या था पॉइंट हमारा? द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर द्रव्य संरक्षण का जो सिद्धांत होता है वो कैसे काम करता है। तो कहता है द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, विनाश किया जा सकता है ना। अन्य कह रहा है कि द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है, द्रव्य एक ऐसा पदार्थ मांग चलते पदार्थ है जिसको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के नियम को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। स्वाभाविक है, जब भी कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो, ना तो नष्ट हो सकता है और ना ही बनाया जा सकता है, वो क्या होता है? संरक्षित रहती, सुरक्षित रहता है। उसी के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो लोग छोटा से छोटा डेफिनेशन को लिखते हुए चलेंगे और बातों को अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। हम जितना छोटा से छोटा हो उसकी परिभाषा के साथ जाएंगे, जटिलता के साथ नहीं जाएंगे। हमें पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। द्रव्य संरक्षण के सिद्धांत में तो लिखना है इसमें द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसे ना तो बनाया जा सकता है, जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। कहता है द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। चलिए, हमने अब तक द्रव्य संरक्षण का जो सिद्धांत था यहाँ तक पढ़ लिए हैं। यहाँ तक जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक को अच्छी तरह से हमने कवर किया है। और अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और कमेंट में बताया कीजिए कि आपको जो हमारी क्लास कैसी लगती है। उससे पता चले कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो हम क्लास ले रहे हैं, क्या उससे आप पूर्ण रूप से सहमत हैं, संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारी आवाज आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, कहीं हमारी आवाज रुक रुक कर तो नहीं पहुंच रही है। तो सारे चीजों को कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम उन परेशानियों को, आपकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अब तक के लिए यहां तक ही। और जाने से पहले एक बात कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ सके और वो अपनी भी तैयारी को बेहतर बना सके। साथ ही साथ यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें जिसका नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब तक के लिए जय हिंद।